तो बायलोग फाइनली हमारी क्वीन कालीन वापस आ चुकी है और जान पब्लिक में उसे हक करता है। तो चलिए बिना टाइम जाके आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम एक बहुत प्यारी फिगर को देखते हैं जो आइस एम्परर, जाउडिंग, जावली, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी के साथ होती है और ये जगह याना लाइन्स होता है। तो आप सब समझ चुके होंगे कि ये फिगर प्यारी कालीन है जो जान की बेटी की मम्मी बन चुकी है। और इसके अलावा याना लाइन्स के बहुत सारे वॉरियर्स पोर्टर्स की दीवारों पे खड़े थे तो आसमान से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव आती है और साथ में वहाँ पर ब्लैक पॉक फैल जाता है। तो ये देखकर कालीन कहने लगती है ये नमूने फाइनली अटैक करने के लिए आ गए और कालीन अपने हाथ में तलवार को कस के पकड़ती है। तो जान का बड़ा भाई जाउडिंग कालीन से कहता है कालीन तुम जाओ को लो और यहाँ से चली जाओ, ऐसा न हो कि कहीं हम पहल हो जाए। तो जावली भी कहने लगता है ये थर्ड ब्रदर की बेटी है और इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो कालीन जब ये सुनती है कि यहाँ से चली जाओ तो वो बिल्कुल भी नहीं मानती है और कालीन एक डायरेक्शन की तरफ देखती है जहाँ पर एक छोटी व्हाइट क्लॉथ में एक नन्ही मुन्नी सी लड़की होती है जो कि नेचुरली लिटिल जाओ होती है और जाओ के आईब्रोज के बीच 7 कलर स्नेक दिखाई दे रहा होता है। तो कालीन जब जाओ को देखती है तो उसके आंखें नम हो जाती है और वो जाओ को गले लगाती है और जाओ समझ चुकी थी कि अभी के लिए हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जाओ कालीन को हक करती हुई कहती है मम्मी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट अंकल ने कहा है कि पापा जल्द आ जाएंगे। तो ये सुनकर कालीन की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखकर बोलती है क्या वो रिले आ जाएगा। तो लिटिल फेयर डॉक्टर नोट करके बोलते उसे हेमलेटों में 6 महीने गुजारने थे और अब अगर टाइम को काउंट किया जाए तो गोरिलम छोड़ चुका होगा जान और जैसे ही वो फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंच जाएगा मास्टर वाला उसे सब कुछ बता देंगे और जान की फितरत को देखते हुए जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा। लिटिल फेयर डॉक्टर ने हल्का सा सर हिला के जवाब दिया। कालीन ने अपने आंखों को थोड़ा सा झपकाया लेकिन कुछ भी नहीं बोला और कालीन लिटिल जाओ के सर को सहलाती है जो कि ऑलरेडी उसकी गोद में थी। पुलिस ने सीधा लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखा और बहुत गंभीर आवाज में कहा अगर फोर्ट्रेस टूट गया तो तुम फौरन जाओ को लेकर यहाँ से निकल जाना, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं कभी भी जान को माफ नहीं करूंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे मैं खुद मर भी जाऊं। तो सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर एक सेकंड के लिए हैरान हो जाती है। उसने कालीन के होंठ देखे जो गुस्से से मजबूती से बंद हो चुके थे और फिर धीरे से लिटिल फेयर डॉक्टर नोट करती है वो अच्छी से जानती थी कि कालीन का नेचर कैसा है, वो हमेशा अपनी बात पर कायम रहती है और जो वो कहती है वो करके दिखाती है। तो जाउडिंग जो कि एक तरफ बैठा था वो ये सब कुछ देख रहा था, उसने गहरी सांस ली और आराम से बोला कालीन तुमने इन सालों में याना लाइन्स और जाओ क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है, अगर हम किसी तरह इस जंग से बच गए तो मैं जान को कहकर तुमसे प्रॉपर शादी करवाऊंगा, तुम्हारा दुल्हा बनाऊंगा ताकि तुम ऑफिशियली हमारे जाओ क्लैन का हिस्सा बनो। और जाउडिंग को अच्छे से याद था कि कालीन ने किन किन चीजों का सामना किया है। जब जान ने याना लाइन्स बनाया था तो वो जिम्मेदारी सब कुछ कालीन के कंधों पर डाल दिया था। उसने जान तो अपने फादर को ढूंढने चला गया था लेकिन कालीन एक औरत होती हुई भी न सिर्फ उसकी बेटी की माँ बनी बल्कि पूरे याना लाइन्स को संभालती रही। ये सेक्रीफाइस छूटी नहीं थी, ये सब कुछ बहुत गहरा है। तो जावली भी जोर से नोट करता है और वो कहने लगता है हाँ बड़े भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब वो छोटा सा बदमाश वापस आ जाएगा तो हम जरूर ये मसला सॉल्व करेंगे। जावलिंग और जाउडिंग दोनों के लिए जान सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि पूरी क्लैन का दिल था और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाभी के साथ ही खड़े रहेंगे। तो कालीन बड़ी प्यार से छोटी जाओ को अपने गोद से नीचे उतारती है और वो कहती है लेकिन पहले इस सामने वाले मुसीबत को पार कर ले उसके बाद बात करेंगे। और जैसे ही कालीन ने जाओ को नीचे उतार दिया उसके जहन में एक चेहरा उभर आया, एक जवान लड़का काले कपड़ों में जो अक्सर उसके ख्वाबों में छाया रहता था। स्नेक पीपल ट्राइब के रानी अगर किसी से शादी भी ना करे तो ठीक है लेकिन अगर किसी से सच में मोहब्बत कर बैठे तो उसके लिए जान भी दे देती है, अगर वो शख्स मर गया तो उसका दिल भी उसके साथ मर जाता है। यही थी क्वीन मेडुसा का खून, उसकी फितरत और इसलिए कालीन पूरी तरह समझती थी कि वो जिंदगी भर उस शख्स को भी नहीं भूल सकती है, मतलब जान को। सालों गुजर गए थे लेकिन उसका चेहरा फेड होने के बजाय और भी गहरा और भी जिंदा होने लगा था। तो फिर अचानक दूर से एक जबरदस्त धूल का आवाज गूंज उठा और ऐसा लग रहा था कि पूरी जमीन हिल गई। तो कालीन जब अपने आप को स्टेबलाइज करती है तो ब्लैक फॉग से भरी हुई आसमान में अचानक कई फिगर्स उभर आए, वो हवा में उड़ गए, फोर्ट्रेस के ऊपर मंडला रहे थे और उन सब में सबसे आगे जो था एक मजबूत जिस्म वाला मिडिल एज आदमी था। उसके हाथ में एक बड़ी सी गोल्डन तलवार थी जो चमक रही थी, उसके आंखों में एक अजीब से दीवानगी और जोश था। और फिर उसने फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़े एक हसीन औरत मेडुसा को देखा और उसका अंदाज ऐसा था जैसे एक शिकार करने वाले ने अपना शिकार देख लिया हो। फिर उसने आसमान को चीरते हुए एक जोरदार हंसी मारी और उसके अल्फाज फोर्ट्रेस के हर कोने में गूंज गए। मेडुसा क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम मेरे प्रोपाउंड लाइन्स एक्ट के सामने घुटने टेकोगी या फिर हम तुम्हारे याना लाइन्स के हर एक बंदे को जिंदा जला देंगे? आसमान में गूंजती उस जबरदस्त हंसी के जवाब में कालीन की लंबी और नरमी से चमकती आंखों में एक ठंडा सा जज्बा चमक उठा और कालीन आगे जाने लगती है। फिर उसने दूर आसमान में हवा में तैरते हुए दुश्मनों को देखा लेकिन उसके आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, न कोई डर न घबराहट। कई साल तक याना लाइन्स को चलाने वाली स्नेक पीपल की रानी कालीन, ऐसा कोई सीन नहीं था जो उसका हौसला हिला सके। वो अब किसी आम औरत की तरह नहीं सोचती थी, वो एक रानी थी। और तभी कालीन उससे कहने लगती है याना लाइन्स में सिर्फ वो फौजें होती है जो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं
हैं, हमें कभी भी घुटने टेकने वाले नामर्द नहीं चाहिए। उस वक्त आसमान में एक औरत की आवाज पूरी धूमधाम के साथ दुश्मनों के कानों में गूंजी, लेकिन उस बालों में सुनहरी चमक रखता हुआ मिडिल एज आदमी जो कि एक ह्यूज गोल्डन तलवार लिए हवा में खड़ा था। तो जब वो ये सुनता है तो वो न गुस्सा हो जाता है और नहीं हैरान हो जाता है, बल्कि वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके आंखों में वो चाहत और शिद्दत और भी बढ़ गई थी। ऐसी औरत जिसमें दम हो, कभी किसी के आगे ना झुके, यही उसके टेस्ट की असली पहचान थी। पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जानता था काइलिन को, वो ठंडी सी लेकिन हसीन औरतों में से एक जिसे लोग मेडुसा कहते थे। अगर वो इस जंग में इस औरत को पकड़ लेता और अपना बना लेता तो बाकी सब जंग उसके लिए बेकार होती। तो वो बंदा काइलिन से कहने लगता है, मेडुसा तुम्हें खूब पता होना चाहिए कि तुम्हारा यान अलायंस बेवकूफी में हमारा मुकाबला कर रहा है। तुम्हारी पावर हमारे बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम प्रोपाउंड लॉन्चर के आगे झुक जाओ और जाउक्लैन के तमाम मेंबर्स हमें दे दो तो मैं प्रोपाउंड लॉन्चर का सेट चीफ होने के नाते तुम्हें एक गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा अलायंस का एक भी आदमी नुकसान नहीं उठाएगा। लेकिन काइलिन ने सिर्फ उस आदमी की तरफ देखा, एक ठंडी सी नजर, एक रानी जैसी खामोशी के साथ। फिर उसके लाल होठों से एक बर्फ जैसी आवाज बाहर निकलती है और वो कहती है, फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। तो जब ये आवाज सभी लोग सुनते हैं, मतलब यान अलायंस के लोग, तो वो कहते हैं, जी हाँ महारानी जी। तो जैसी काइलिन की ठंडी और नरमी से भरी आवाज गूंजी, फोर्ट्रेस के आसपास लोगों में हलचल मच गई। घबराहट, तैयारी और टेंशन हवा में छा गई थी। और तभी फोर्ट्रेस के बाहर का आसमान कांप उठता है और धीरे धीरे एक बड़ी सी एनर्जी बैरियर पूरी फोर्ट्रेस के ऊपर फैल जाती है और अब दोनों फौजों के बीच एक रोशनी से चमकता हुआ दीवार बन गया था। फिर काइलिन ने एक और ठंडी हुक्म दे दिया, आर्चर्स तैयार हो जाओ। और ये जो बंदा है प्रोपाउंड लॉन्चर का चीफ, ये बहुत ही ज्यादा टर्की है। तो तभी 9 ट्यानजुन होलोप्सूल की उससे कहते हैं, शीटियान बकवास बंद करो, अगर तुम्हें वो औरत पसंद है तो ठीक है, जब फोर्ट्रेस गिर जाए तो उसे पकड़ के तुम्हारे हवाले कर देंगे हम लोग, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से जाउक्लैन के लोग भाग गए तो इसकी सजा तुम जीत नहीं पाओगे। तो शीटियान 9 ट्यानजुन से कहता है, 9 ट्यानजुन बेकार का फिक्र कर रहे हो, यान अलायंस तो बस नाम का ही अलायंस रह गया है, उनकी पावर हमारे सामने कुछ भी नहीं है और जाउक्लैन के लोग वो कैसे हमारी नजर से बचकर निकल सकते हैं। तो 9 ट्यानजुन शीटियान से कहते हैं, तुम खुद जानते हो अगर कोई गलती हुई तो तुम पर क्या गुजर सकता है। और 9 ट्यानजुन अंदर ही अंदर गुस्से में थी, क्योंकि उसके नजदीक ये शीटियान सिर्फ एक जंगली इलाके का आदमी था जिसकी ताकत सिर्फ 6,000 तक लिमिटेड थी और उसके बावजूद ये शख्स इतना एरोगेंट था जैसे वो सब कुछ हो। और 9 ट्यानजुन क्लियरली समझ रही थी कि ये शीटियान बस हवा में उड़ रहा है और इसकी ये छोटी सी पावर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो शीटियान जोर जोर से हंसने लगता है और उसे भी अंदाजा हो गया था कि 9 ट्यानजुन भी अब उसके बकवास से तंग आ चुकी है, इसलिए उसने और कुछ कहने का इरादा छोड़ दिया। तो वो फोर्ट्रेस की पावरफुल डिफेंस को देखता है। फिर कुछ लम्हे बाद उसके हाथ आसमान की तरफ उठ गए और उसके गले से एक गरजने वाली चीख निकली, मेडुसा तुम्हारे आखिरी मौका भी तुमने गवा दिया। और वो चिल्लाकर अपने सेना से कहता है, अब सब ध्यान से सुनो, हमला करो हराम खोरो। और फोर्ट्रेस के बाहर कड़ी समुद्र जैसी पूछ शीटियान की चीख सुनते ही एक तूफान की तरह दहाड़ उठी और वो यान अलायंस पर टूट पड़ते। हर तरफ मिट्टी, धूल और जंग की बू हवा में भर गई थी। और भाई लोग, वीडियो थोड़ी सी लेट आ गई तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि घर में थोड़े बहुत काम थे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।